पिछली क्लास में हमने महिला एवं बाल अपराध से संबंधित एक तो उद्देश्य पढ़ लिए थे, फिर पृष्ठभूमि में हिंसा और अपराध को देख लिया था, फिर अपन ने महिला संबंधी कौन कौन से अपराध हो रहे हैं और इसके अलावा राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के तहत, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड 2015 के तहत 5 विशेषताएं वो देख ली थी। और उसके बाद में आईपीसी 1860 यानी भारतीय दंड संहिता को पूरा कर लिया था और महिला संबंधी अपराधों की विभिन्न धाराएं हमने की थी। तो उन धाराओं को जैसे मैंने ट्रिक के अनुसार बताया तो उसी हिसाब से आप याद रखिएगा, आराम से याद रह जाएगा। अब लेते हैं उसके बाद में अगला टॉपिक है आपके भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी। यहाँ पर ध्यान रखना, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, प्रक्रिया संहिता का मतलब होता है प्रोसेस, यानी इसका प्रोसेस कैसे चलता है, किस टाइम से पुलिस किस आधार पर या किस तरीके से पुलिस जांच करती है। तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वो जांच का तरीका दिया हुआ है। तो ये अधिनियम संसद द्वारा 1973 में पारित किया गया और लागू कब हुआ था, 1974 में। तो एक तो ये सामान्य फैक्ट है, तो इसको आपको याद रखना ही रखना है कि ये अधिनियम पारित कब हुआ और लागू कब हुआ। तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 में भारतीय संसद द्वारा पारित और लागू कब हुआ था, ये 1974 के अंदर पूरे भारत में लागू हुआ था। यहां पर आपको याद रखना है यह एक आपराधिक कानून के क्रियान्वयन का मुख्य कानून है। आपराधिक कानून का मतलब है कि जैसे ही कोई अपराध हुआ है उस अपराध की प्रोसेस या जांच के लिए जो तरीका अपनाया जाता है, क्रियान्वयन के लिए जो तरीका अपनाया जाता है, ये उसका क्या है, मुख्य कानून है। तो आपको बताना है यह एक आपराधिक कानून के क्रियान्वयन का मुख्य कानून है। प्रश्न सीधा आता है कि कौन सा भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन का मुख्य कानून है, तो आप क्या बताएंगे, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत। फिर आपको याद रखना है इसके तहत पुलिस जांच में 2 तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये बात विशेष तौर से याद रखना। अब पुलिस जांच के दौरान कितनी प्रकार की प्रक्रिया अपनाती है, 2 प्रकार की। 2 प्रकार में आपको याद रखना, एक तो जब वो जांच करेगी, पूछताछ करेगी, तो एक तो पीड़ित पक्ष से पूछताछ करेगी और एक दोषी व्यक्ति से पूछताछ करेगी। तो ये दोनों प्रक्रिया अपनाए कर और फिर जरूरत हो तो आमने सामने बैठाकर या गवाहों को तथ्य एकत्रित करने के लिए अलग अलग बातों से उनको सही बात उजागर करवाने के लिए पुलिस जांच के दौरान ये प्रक्रिया अपनाती है। तो वो आपको इस विशेष याद रखना है, पुलिस जांच के दौरान कितनी प्रक्रिया अपनाती है, 2 प्रक्रिया। पहली तो किसके पक्ष में, पीड़ित के पक्ष में, और दूसरी किसके पक्ष में हो जाएगी, वो है आपके आरोपी के संबंध में। अगली बात करते हैं, इसके तहत दंड प्रक्रिया संहिता में इन दोनों प्रक्रियाओं का ब्यौरा दिया जाता है, यानी इस प्रोसेस के अंदर जितनी भी जानकारी जुटाई जाती है उनको ब्यूरो के रूप में बड़े अधिकारी को या जांच अधिकारी को सौंपनी होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, नॉर्मल सी बात है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम पारित कब हुआ था, संसद में 1973, पूरे भारत में लागू कब, 1974। ये भारत में आपराधिक क्रियान्वयन के, आपराधिक कानून के क्रियान्वयन का क्या है, मुख्य कानून है। इसके अलावा पुलिस इसके तहत जांच में कितनी प्रक्रिया है, 2, एक पीड़ित पक्ष की तरफ से और एक आरोपी की पक्ष में, ठीक है। फिर इनकी जांच का ब्यौरा बड़े अधिकारी को दिया जाता है। तो इस प्रोसेस से ये काम होता है जांच के दौरान। फिर बढ़ते हैं आगे, अगला है महिला संबंधी अन्य धाराएं। इससे पहले अपन ने महिला संबंधी कुछ धाराएं पढ़ी थी और इनके बाद में और कौन सी धाराएं हैं, आईपीसी 1860 के तहत, यानी भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत। इससे पहले पूर्व वाली बातें मैं एक बार वापस आपको बता देता हूं, उसके अंदर आपको याद रखना है। पहले अपन ने याद किया था महिलाओं से संबंधी अपराध में, तो एक धारा याद करिए आपने, 354 धारा 354 के तहत क्या सिस्टम था, किसी महिला की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से किया गया लैंगिक हमला क्या हो जाएगा, आपके लज्जा भंग करना, ठीक है। तो ये पहला तो था आपके लज्जा भंग करना, ठीक है। दूसरा 354 ए के तहत, 354 ए के तहत क्या था, यौन उत्पीड़न, महिला से यौन उत्पीड़न अपराध माना जाएगा। तो ये कौन सी धारा के तहत था, 354 के तहत। और 354 बी में क्या था, बी से अपन ने याद किया था महिलाओं को बलपूर्वक नग्न करना, यहां पर क्या हो जाएगा, बलपूर्वक नग्न करना। इसके बाद में अपन ने 354 सी पढ़ी थी, सी में मैंने इशारे से बताया है कि इसको कैसे ताक झांक करना, यहां पर क्या हो जाएगा, आपके ताक झांक करना अपराध माना जाएगा। तो ये 354 सी के तहत है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था 354 डी,
354 डी के तहत, डी यानी डॉग, पीछा करता अनजान जगह पर, तो यहाँ पर याद रखना किसी महिला का पीछा करना अपराध माना जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 354 डी के तहत। इनको थोड़ा जोड़ के याद रखना है। और फिर एक धारा याद रखनी 509, और 509 के तहत किसी महिला का अंग विक्षेप करना। ये तो थी आपके महिला अपराधों संबंधी पहले की धाराएं। ये भी किसके तहत थी? भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत आपराधिक धाराएं थी। इसके अलावा अन्य और धाराएं महिला संबंधी कौन सी है, तो उनकी बात अपन आगे करेंगे। तो अगली है आपके महिला संबंध में अन्य धाराएं, और ये भी धाराएं आपके किस कानून से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 के तहत। ठीक है, इसके तहत अन्य धाराएं और कौन कौन सी है? तो पहली है आपके 376, धारा 376 के तहत किसी महिला के साथ रेप करना या बलात्कार करना अपराध माना जाएगा। कौन सी धारा के तहत? धारा 376। ये सारी धाराएं है किसकी? भारतीय दंड संहिता 1860 की। इसके बाद में अगली बात करें तो 376 ए में क्या आपके डरा धमकाकर या प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर किया गया, भय दिखाकर शारीरिक संबंध बनाना क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। तो यहां पर आपको याद रखना 376 में तो केवल रेप है, लेकिन 376 ए के अंदर आपके क्या है कि परिवार वालों को या रिश्तेदारों को या माता पिता को डरा धमकाकर उस महिला के साथ रेप करना या संबंध बनाना क्या माना जाएगा? अपराध। तो ये हो जाएगा धारा 376 ए के तहत। ठीक है, फिर अगला याद रखना 376 बी। बी से आपको थोड़ा सा ऐसे याद रखना है, बी से बी, बी यानी बीबी। बीबी किसको कहते हैं? पत्नी को ही कहते हैं। तो पत्नी के साथ आपके तलाक हो जाता है, सॉरी पत्नी धारा 376 बी में आपको याद रखना पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में बिना सहमति से शारीरिक संबंध बनाना क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। यानी पत्नी अलग रह रही है तो इसके लिए बिना सहमति से संबंध बनाना क्या है? अपराध है। तो बी से बीबी से याद रखना पत्नी के अलग रहने के बाद बिना सहमति से शारीरिक संबंध बनाना अपराध माना जाएगा। कौन सी धारा के तहत? 376 बी के तहत। ठीक है, 376 में रेप हो गया, 376 बी में आपको याद रखना है ये प्रियजनों का भय दिखाकर, और 354 बी के 376 बी में आपको याद रखना है किसके तहत? पत्नी की बिना सहमति से शारीरिक संबंध बनाना। अगला है आपके 376 ए बी। 376 ए बी, देखिए 376 तो सब में है, तो आपको 376 तो बार बार बोलने की आवश्यकता है ही नहीं कि भाई 376 ए में क्या बी में, ऐसे आगे लेते जाइए ताकि याद रह जाए। ठीक है, 376 ए बी, इसको आप ऐसे याद रख लीजिए। ए कितने नंबर पर आता है भाई? ए कितने नंबर पर? 1 नंबर पर। और 2 कितने नंबर पर आते हैं? बी। बी कितने नंबर पर? 2। यानी ए बी को अपन ऐसे लिख लेते हैं 1 2, तो 1 2 से याद रह जाएगा। 376 ए बी में 12 वर्ष से कम आयु की बालिका या महिला के साथ रेप करना क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। तो इसको आप ऐसे याद रख लीजिए 376 ए बी। ए बी से ए की जगह 1 लिख दिया और बी की जगह 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? 12 वर्ष की बालिका के साथ रेप करना क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। इसके बाद में 376 डी ए। 376 डी ए, तो इसके अंदर कितनी है? 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ रेप करना क्या माना जाएगा? अपराध। तो डी ए में है आपके कितनी आयु? 16 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर 16 वर्ष आयु याद रखना है। इसके बाद में धारा 376 डीबी। धारा 376 डीबी, तो यहाँ पर है आपके 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ में सामूहिक रेप। ये बात आपको याद रखनी है। देखो रेप तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है? सामूहिक रेप। तो इसको आपको ऐसे याद रखना, 2 शब्द साथ में आ रहा है, इसका मतलब सामूहिक रेप है। और कहां पर? धारा 376 डीबी के तहत, और 12 वर्ष की बालिका के साथ सामूहिक रेप। तो यहां पर ये हो जाएगा। इसके बाद में है अगला धारा 376 सी। धारा 376 सी के अंदर है कोई भी लोक सेवक, अगर कोई भी लोक सेवक या जेल या रिमांड होम या बालिका की संस्था के अधीक्षक या प्रबंधक या अस्पताल के कर्मचारी जिसकी अभिरक्षा में महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है, तो ये भी क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। तो सी में आपको याद रख लेना है, सी से सेवक याद रखना ना, लोक सेवक। अब लोक सेवक कोई भी हो सकते हैं, पुलिस अधिकारी भी हो सकता है, अधीक्षक भी हो सकता है, हॉस्टल का वार्डन भी हो सकता है, ये जिसकी कस्टडी में महिला ये बालिका रहती है, अस्पताल का कर्मचारी, यानी कोई भी लोक सेवक हो सकता है। उसकी कस्टडी के अंदर या उसके कार्य क्षेत्र के अंदर अगर किसी महिला के साथ रेप होता है तो वो क्या है?
दोषी है। तो धारा 376C के तहत आपको लोक सेवक याद रख लेना, ठीक है, सेवक याद रख लेना। तो सेवक से सी याद रख लेना, इससे थोड़ा हो जाएगा, बाकी वाले अंदर वाली बात आपको याद आ जाएगी हिंट से। अगला है 376D। 376D के तहत क्या है, एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रेप करना। तो ये क्या कहलाएगा, अपराध माना जाएगा 376D के तहत, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके अन्य महिला संबंधी धाराएं, ठीक है। इनको थोड़ा हिंट से जोड़ के याद रखिएगा, क्योंकि आंकड़े की ज्यादातर लंबे समय तक याद नहीं रहते, तो थोड़े बहुत हिंट से सारी बात याद रह जाती है, ठीक है। तो ये बातें हो जाती है। वापस देखिए 376 तो सब में है, तो इसके तो लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। 376 से संबंध किससे है कि महिला रेप से संबंध इसका संबंध है। फिर इनके अंदर ABC ऐसे धाराएं बांटी गई है। 76 में तो क्या हो गया, रेप। 376A में क्या हो गया, परिजनों का भय दिखाकर किया गया रेप। 376B में बीबी से याद रखना, पत्नी से अलग होने के बाद बिना सहमति संबंध बनाना। 4 में याद रखना 376AB। AB का मतलब A को A मान लीजिए, 1 मान लीजिए, और B को 2 मान लीजिए, तो 12 वर्ष की बालिका के साथ रेप करना अपराध। फिर है आपके DA में आपको याद रखना 16 वर्ष की बालिका के साथ रेप। फिर अगला है आपके 376C में सेवक से याद रखना ना, कोई भी लोक सेवक, पुलिस अधिकारी, रिमांड ऑफिसर या अस्पताल का कर्मचारी, कोई भी हो जो उस महिला के साथ रेप करता है, तो वो क्या माना जाएगा, अपराध। और धारा 376D में आपको याद रखना है सामूहिक रेप किसी महिला के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, अपराध। ये सारे अपराध कौन सी धारा के तहत है, कौन से अधिनियम के तहत है, तो IPC यानी भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत ये सारे प्रावधान किए गए। तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, नॉर्मल अंदर वाली बातें थोड़ा सा आप हिंट से याद कर ले तो याद हो जाता है। क्योंकि पहले अपन महिलाओं संबंधी कौन सी धाराएं पढ़ी थी, 354 में थी सारी धाराएं, एक थी आपके ये हो गई 376 में सारी, और इसके बाद में एक था आपके 509। तो इनको थोड़ा अलग अलग कैसे भी लॉजिक तरीके से याद करते तो याद रह जाता है। और इनमें से पिछली बार भी खूब सारे प्रश्न आए थे और इस बार भी पूछे जाएंगे, तो अच्छी तरीके से हर लाइन को आपको याद करना है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज निषेध अधिनियम 1961। अब इसकी बात करें तो ये संसद द्वारा पारित कब हुआ, 1961 में। और संसद द्वारा पुनः इसके अंदर संशोधन कब किया गया, पहली बार संशोधन हुआ था 1984 के अंदर, और दूसरी बार संशोधन कब किया गया, 1986 के अंदर दूसरी बार संशोधन किया गया, ठीक है। संशोधन का मतलब इसके अंदर कुछ नवीन प्रावधान डाले गए, और संशोधन का अधिकार किसे है, संसद को है, ठीक है। तो पहली बात तो ये पारित कब हुआ, 1961 में, और इसके अंदर संशोधन कितनी बार, 2 बार, पहली बार 1984 और दूसरी बार 1986। अब है दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा, इसी अधिनियम की 1961 की धारा 2 के तहत क्या बताया गया, दहेज लेना व देना क्या है, अपराध है। यानी दहेज की परिभाषा दी गई है। दहेज की परिभाषा कहां पर है आपके, दहेज की परिभाषा दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के तहत क्या दी गई है, दहेज की परिभाषा दी गई है। और परिभाषा में आपको याद रखना, दहेज लेना देना, दहेज देने हेतु सहयोग करना अपराध है। और इसके तहत आपके कितनी सजा का प्रावधान है, तो कम से कम 5 वर्ष कैद, और अधिकतम कितना, तथा जुर्माना कितना है, 15,000, ठीक है। तो 5 वर्ष कैद तथा जुर्माना का प्रावधान कितना है, 15,000। किसके लिए है, धारा 2 के तहत दहेज लेना देना और इसमें सहयोग करने वाले व्यक्ति को, अगर वो दोषी सिद्ध होता है तो, ठीक है। फिर आपको याद रखना, एक तो बात ये हो जाएगी। दूसरा है आपके दहेज हेतु उकसाने या वधु पक्ष से मांग करने पर, यानी अभी दहेज लिया नहीं है, केवल क्या की है, मांग की है, वधु पक्ष से मांग करना, और मांग करने पर सजा का कितना प्रावधान है, 6 माह कैद और 5,000 रुपए जुर्माना। यहां पर तो देखिए दहेज लिया है, और यहां पर केवल दहेज की क्या हुई है, मांग हुई है, तो मांग में सजा कम है और दहेज लेने पर सजा ज्यादा है। तो ऊपर वाले में कितनी है, 5 वर्ष कैद 15,000 जुर्माना। फिर नीचे वाले में कैद कितनी हो जाएगी, 6 माह कैद और 5,000 रुपए जुर्माना। तो इन दोनों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला है संशोधित अधिनियम 1986 के अनुसार उक्त मामले में न्यूनतम सजा कितनी कर दी है, 6 माह कर दी है। यानी अगर दहेज संबंधी कोई भी मामला है तो न्यूनतम सजा कितनी कर दी, इसके अंदर 6 माह की सजा कर दी है। और अधिकतम का प्रावधान कितना कर दिया है, 10 वर्ष तथा 10,000 रुपए जुर्माना। ये संशोधन कब किया गया,
1986 के अनुसार, यानी 86 के बाद में ये प्रावधान लागू होगा। इससे पहले कौन सा प्रावधान था? ऊपर वाला। तो अब 86 के बाद में वर्तमान में कितनी सजा है? तो वर्तमान में न्यूनतम सजा कितनी है? 6 माह, और अधिकतम सजा कितनी हो जाएगी आपके? तो वो है 10 वर्ष तथा 10,000 रुपए का जुर्माना। तो ये इसके तहत है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है धारा 2 की बात। धारा 2 में क्या है? परिभाषा। और परिभाषा के अंदर वही बात है कि महिला को कोई भी संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति विवाह के समय उसको प्रदान की जाती है, वो क्या कहलाती है? इनके अलावा अलग से जो कोई मांग की जाती है, यानी मांग कर कोई चीज मांगी जाती है दहेज रूप में, तो वो क्या कहलाएगा? दहेज। लेकिन कौन सी बातें दहेज नहीं कहलाएगी? तो पहला है आपके स्त्री धन। पहली बात कौन सी है? स्त्री धन कौन सा कहलाता है? तो विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की को दिए जाते हैं तथा सामान्य उपभोग के लिए दी जाने वाली उपयोगी वस्तुएं, जैसे फर्नीचर है, बर्तन है, या घरेलू कामकाज के लिए जो वस्तुएं वो दी जाती है, वो क्या कहलाएगा? आपके स्त्री धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्त्री धन, जो उनके परिवार वालों की तरफ से दिया जाता है। फिर है उपहार। उपहार कौन से कहलाएंगे? तो विवाह के दौरान वधु जो सामान उसके पति या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा दिया जाता है और जो सामान स्वयं लाती है, वो क्या कहलाती है? उपहार। यानी महिला के विवाह के समय एक तो उनके घर वालों की तरफ से अलग से कोई रिश्तेदार वगैरह, सहेली वगैरह जो उपहार देती है वो, प्लस विवाह के बाद में, विवाह करने के बाद में पति के घर के अंदर पति द्वारा या पति के रिश्तेदारों द्वारा जो उपहार दिए जाते हैं महिलाओं को, जो सामग्री दी जाती है या जो वस्तु दी जाती है, वो किस श्रेणी में रखेंगे अपन? उपहार की श्रेणी में। तो ये दोनों आपके दहेज नहीं माने जाएंगे। उपहार और स्त्री धन ये दोनों दहेज नहीं है। दहेज कौन सा होगा? तो दहेज तो वो होगा जो महिलाओं को मांग कर लिया जाएगा, महिला के परिवार वालों से, वधु के पक्ष वालों के परिवार वालों के माध्यम से कोई भी संपत्ति या बहुमूल्य चीज मांग कर ली जाती है विवाह के पहले या बाद में, वो क्या कहलाती है? आपके दहेज कहलाती है। फिर है इसकी परिभाषा कहां पर है? 2 में है, और ये भी बात हो गई। फिर अगला है धारा 3। धारा 3 के तहत क्या है? दहेज देना व लेना दोनों क्या है? अपराध है। दहेज लेना व देना दोनों क्या है? अपराध। ये कौन सी धारा के तहत है? धारा 3 के तहत। धारा 2 में तो आपके क्या है? परिभाषा थी, दहेज की परिभाषा। और धारा 3 में क्या है? दहेज लेना व देना दोनों अपराध है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने दहेज लिया या दिया है तो उसके तहत सजा का प्रावधान है और वो अपराध माना जाएगा। ठीक है। फिर है धारा 4। धारा 4 के तहत क्या है? दहेज की मांग का जुर्माना। यानी दहेज की अगर मांग की जाती है ऊपर वाली, तो इसके लिए आपके जुर्माने का प्रावधान कहां पर है? धारा 4 के अंदर। और धारा 3 व धारा 4 दोनों क्या है? दंडनीय। यानी अगर कोई व्यक्ति धारा 3 के तहत अपराध करता है या धारा 4 के तहत केवल दहेज की मांग करता है, तो दोनों बातें क्या है? अपराध है। और इन दोनों धाराओं के तहत क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। यानी ये 3 और 4 धाराएं दोनों क्या है? आपके दंडनीय है। दंडनीय का मतलब इनका उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। ठीक है। तो अभी तक कितनी बात हुई? धारा 2 में तो क्या था? आपके परिभाषा। धारा 2 में परिभाषा। धारा 3 में क्या था? दहेज लेना व देना क्या है? अपराध है। और धारा 4 में क्या है? दहेज की मांग करना। दहेज की मांग करना क्या है? आपके अपराध है। तो ये दोनों अपराध है। तो इन दोनों धाराओं के तहत क्या है? ये दंडनीय है। यानी इनका उल्लंघन होता है, ये काम किया जाता है, तो इस अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। तो ये सारी धाराएं आईपीसी की धारा नहीं है। ये जितनी भी धाराएं अपन यहां पर पढ़ रहे हैं, ये है आपके दहेज निरोधक अधिनियम। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 की धाराएं हैं। याद रखना, ये इस अधिनियम की धाराएं हैं। ये आईपीसी 1860 की धाराएं नहीं है, केवल इसी अधिनियम की ये धाराएं हैं। ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला धारा 4A, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4A। इसके तहत क्या प्रावधान है? मीडिया व प्रकाशन के माध्यम से, यहां पर याद रखना, मीडिया या प्रकाशन के माध्यम से शादी की एवज में व्यवसाय या संपत्ति के हिस्से का कोई प्रस्ताव। यानी अगर कोई विवाह से पहले या बाद में महिला के परिवार वालों से प्रिंट मीडिया के माध्यम से या अखबारों में कोई संपत्ति का लेख छपवा कर कह देते हैं कि भाई इसको हमने दान में दिया, या ऐसे ही कहने का मतलब है ये उपहार में दिए, तो ऐसी
घोषणा भी अगर कर सकते हैं, लेकिन बाद में अगर पता चलता है कि ये दबाव में आकर दहेज रूप में दी गई है तो ये क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। भले ही उसने प्रिंट मीडिया के अंदर प्रकाशित करा के ये जानकारी हासिल करवाई है, लेकिन वो भी क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। ठीक है, कब माना जाएगा, जब महिला इसकी शिकायत करती है। ठीक है, तो धारा 4A के तहत मीडिया व प्रकाशन के माध्यम से भी अगर कोई प्रतिभूति दी जाती है तो उसके लिए भी आपके क्या है, सजा का प्रावधान, ही नहीं वो क्या माना जाएगा, अपराध। फिर है धारा 6। तो धारा 6 में क्या है, विवाहिता के अतिरिक्त, यहां पर यह बात याद रखनी है, विवाहिता के अतिरिक्त किसी व्यक्ति से दहेज लेना। अतिरिक्त का मतलब है कि विवाहिता के परिवार वालों से नहीं, किसी तीसरे पक्ष से भी दहेज की मांग करना या दहेज लेना क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। तो 6 में आपको याद रखना, अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से दहेज की मांग करना, तो ये क्या कहलाएगा, आपके धारा 6 के अंदर आएगा, अपराध। फिर है धारा 8। धारा 8 के अंदर क्या है, घटना के 1 वर्ष के भीतर शिकायत करना जरूरी है। ये बात आपको विशेष याद रखनी है। यानी अगर कोई महिला दहेज से पीड़ित है और उसने दहेज से उत्पीड़न संबंधी कोई घटना हुई है तो उस घटना के 1 वर्ष के भीतर शिकायत करनी अनिवार्य है, अन्यथा उसका केस दर्ज नहीं किया जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं आगे, धारा 8B। धारा 8B के तहत क्या है, दहेज रोकने हेतु अधिकारी की नियुक्ति। यानी दहेज निरोधक अधिनियम 1961 की धारा 8B के तहत अलग से दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी सरकार की तरफ से। तो यहां पर आपको याद रखना है, दहेज रोकने हेतु अधिकारियों की नियुक्ति इस अधिनियम की कौन सी धारा के तहत है, धारा 8 के तहत है। और अगली बात है मेहर। मेहर का मतलब है मुस्लिम महिला को निकाह या विवाह के समय जो रकम प्राप्त होती है, जो राशि प्राप्त होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, मेहर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपके इसकी अधिनियम की। इसके अलावा चलो इससे पहले वापस ये अधिनियम देख लीजिए, दहेज निरोधक अधिनियम 1861 पारित कब हुआ था, 1861। ठीक है, और इसमें संशोधन कब हुआ था, संशोधन हुआ था पहली बार आपको 1984 के अंदर, दूसरी बार 1986। ठीक है, फिर इसी अधिनियम की धारा 2 के तहत क्या दिया हुआ है, परिभाषा दी गई है, दहेज की परिभाषा दी गई, दहेज कौन सा माना जाएगा। फिर धारा 3 के तहत क्या माना गया है कि दहेज लेना और देना दोनों क्या है, अपराध है, इसके लिए सजा का प्रावधान है। तो ये कहां पर दिया हुआ है, धारा 3 के तहत। ठीक है, फिर धारा 4 के अंदर क्या है, दहेज की मांग करना, यानी विवाह से पूर्व मांग की जाती है तो वो भी क्या है, अपराध है, तो वो है धारा 4 के तहत। तो 3 और 4 दोनों क्या हो गई आपके, दंडनीय, दोनों धाराएं कैसी हो गई, दंडनीय। फिर 4A में हो जाएगा आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कोई प्रतिभूति या संपत्ति के हिस्से का कोई प्रस्ताव लिखवाना। यह है 6 में क्या है, विवाहिता के परिवार से अतिरिक्त कोई अन्य पर्सन से दहेज की मांग करना या उससे दहेज लेना क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। और इसके बाद में 8A में क्या है, अगर कोई दहेज संबंधी मामला है तो घटना के 1 वर्ष के भीतर दर्ज करवाना जरूरी है। और 8B में क्या हो जाएगा, यहां पर है आपके दहेज रोकने हेतु अधिकारियों की नियुक्ति इस अधिनियम के धारा 8B के तहत की जाएगी। और मेहर क्या है, मुस्लिम महिला के निकाह के समय जो रकम प्राप्त होती है। इसके बाद में एक बात आपको विशेष नोट लगा के याद रखनी है, महिला आयोग द्वारा दहेज निषेध अधिनियम 1961 में सुधार हेतु निम्न सिफारिशें की। यानी आपको याद रखना है, महिला आयोग ने इस अधिनियम में और सुधार करने हेतु 2 सिफारिशें दी है, 2 सुझाव दिए हैं। कौन कौन से सुझाव दिए, तो पहला सुझाव तो दिया है घरेलू हिंसा रोकने हेतु नियुक्त अधिकारी को भी दहेज निषेध हेतु अधिकृत करना। यानी घरेलू हिंसा रोकने के लिए जो सरकारी कर्मचारी अलग से नियुक्त कर रखे, उन्हीं अधिकारियों को कौन सा काम भी सौंपा जा सकता है, दहेज निषेध हेतु उनको भी अधिकृत किया जाना चाहिए। ये सुझाव किसने दिया, महिला आयोग ने। फिर अगला है महिला स्थायी या अस्थायी तौर पर जहां भी रहती है वहीं से दहेज संबंधी शिकायत दर्ज करना। यह भी बात आपको याद रखनी है। यानी दहेज निरोधक संबंधी अगर कोई केस है तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि अगर महिला जो पूर्व स्थान में जहां पर रह रही थी वहां की घटना है, लेकिन वो अभी अन्य स्थान पर रह रही है, तो वहीं से भी वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। यानी स्थायी या अस्थायी तौर पे जहां कहीं भी वर्तमान में महिला रह रही है वहीं से भी इसके संबंधी शिकायत दर्ज करवा सकती है। इसके लिए इन्होंने क्या दिए थे, 2 सुझाव दिए थे। तो ये दोनों सुझाव दिए किसने थे, महिला आयोग ने। किसने दिए थे,
महिला आयोग ने। तो ये भी पूछा जाता है कि ये सुझाव कौन से अधिनियम के तहत महिला आयोग ने दिए थे, तो आपको बताना है 1961 के दहेज निषेध अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये हो गया आपके महिला अधिनियम। इसके बाद में भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दहेज रोकने हेतु कानूनी प्रावधान। देखो ये जितने भी प्रावधान इससे पहले आपने धाराएं पढ़ी थी वो सारी धाराएं थी दहेज निषेध अधिनियम 1861 की, जबकि अब जो धाराएं है भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत। हमने पहले ही लिखा था कि विभिन्न अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी और उनके लिए अपराध कौन से अधिनियम के तहत या कौन से किसके तहत तय किए जाते हैं, तो भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत अपराध के बारे में जानकारी प्लस उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है किया जाता है। तो दहेज के बारे में जितने भी मामले हैं उसके लिए भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत क्या क्या अपराध है या क्या क्या दंड का प्रावधान है, तो उसकी बात करें कि धारा 498 ए, इसके तहत ये किसकी धारा है ये भी याद रखना, भारतीय दंड संहिता 1860 की। यानी 498 ए के तहत अगर निर्ममता से दहेज से उत्पीड़न किसी महिला को परेशान किया जाता, निर्ममता का मतलब बहुत ही क्रूर तरीके से मारना पीटना, यानी कोई भी प्रकार का दया भाव नहीं रखना, इस तरीके से अगर किसी महिला को दहेज के मामले में उत्पीड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो धारा आईपीसी 1860 की धारा 498 ए के तहत क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। फिर इसी अधिनियम की धारा यानी आईपीसी 1860 की धारा वो है आपके 304 बी के तहत है दहेज उत्पीड़न से स्त्री की मृत्यु होना, यानी इतना परेशान किया जाता है कि दहेज उत्पीड़न से उसकी क्या हो जाती है, महिला की मृत्यु हो जाती है, तो ये एक अपराध माना जाएगा आईपीसी की कौन सी धारा के तहत, धारा 304 के तहत अपराध माना जाएगा। ठीक है, फिर आपको याद रखना 304 बी के तहत। अगला है धारा 306, धारा 306 के तहत पीड़िता द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली घटनाओं को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान, यानी पीड़िता अगर आत्महत्या कर लेती है तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रावधान कहां पर दे रखा है, 306 के तहत दे रखा है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो यहां पर आपके देखिए अगली बात विवाहिता की नोट रूप में आपको याद रखना है, विवाहिता की 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अनुसार पति एवं रिश्तेदारों को सजा, अगर दोषी है तो ये सजा कब मिलेगी, अगर व्यक्ति दोषी है तो पति या रिश्तेदारों को दोषी है तो न्यूनतम सजा का प्रावधान कितना है, 7 वर्ष, और अधिकतम सजा कितनी है आपके, तो अधिकतम है आजीवन कारावास या उम्र कैद। यहां पर आपको याद रखना कि देखो 304 भी वही है दहेज उत्पीड़न से स्त्री की मृत्यु होना। तो अब ये मामला अगर विवाहिता की जो विवाह हो रहा है उसके 7 वर्ष के भीतर अगर कोई असामान्य यानी संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अगर जांच होती है और जांच में पति व रिश्तेदार दोषी पाए जाते हैं तो उसके लिए न्यूनतम सजा कितनी है, 7 वर्ष, और अधिकतम सजा कितनी है, आजीवन कारावास का प्रावधान है। तो ये जितनी भी धाराएं 3 धाराएं हैं, ये धाराएं तो है आपके आईपीसी 1860 के तहत। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत, जबकि इससे पहले जितनी भी धाराएं पड़ी थी वो दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत थी। तो इतनी धाराएं आपके किससे संबंधित है, दहेज निषेध अधिनियम से संबंधित है। तो यहाँ आईपीसी के तहत कौन कौन सी है वापस बता देता हूं। एक तो हो जाएगा आपके 498 ए, एक हो जाएगा आपके 304 बी, ठीक है, और एक हो जाएगा आपके 306। तो ये तो हो जाएगी 3 धाराएं आईपीसी से संबंधित। और इससे पहले अपन ने 1961 के दहेज निषेध एक्ट के तहत धाराएं पढ़ी थी, तो उसमें था आपके धारा 2 में क्या थी, परिभाषा, ठीक है। फिर धारा 3 में दहेज लेना व देना क्या है, अपराध, और धारा 4 में अपन ने पढ़ा था कि दहेज की मांग करना अपराध है, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था 4A में प्रिंट मीडिया के माध्यम से दहेज की या प्रतिभूति का कोई प्रावधान छपवाना, ठीक है, और बाद में पता चलता है कि ये दहेज रूप में मांगा गया तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है, यह अपराध माना जाएगा। इसके बाद में है 4B, और 4B के तहत क्या था आपके, धारा 4B के तहत क्या था, तो इसके अंदर हो जाएगा आपके ये
4A तक की है। इसके बाद में था धारा 6, सॉरी अगली थी धारा 6, और धारा 6 के तहत क्या था आपके, विवाहिता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से दहेज की रकम लेना, यानी दहेज मतलब विवाहिता के परिवार वालों से नहीं, कोई थर्ड पर्सन से कहकर दहेज की मांग करना या दहेज लेना। और इसके बाद में था आपके धारा 8A के तहत आपके क्या था, 1 वर्ष के भीतर, यानी दहेज संबंधी कोई मामला है तो उस घटना के 1 वर्ष के भीतर मामला दर्ज करवाना जरूरी है। और 8B में था आपके दहेज निरोधक अधिकारियों की नियुक्ति सरकार करेगी। तो ये तो धाराएं सारे किससे संबंधित थी, 1961 दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत। जबकि ये 3 धाराएं 498A, 304B और 306 ये कौन सी धाराएं हैं, आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएं हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में है अगला अधिनियम। अगला अधिनियम है आपके, एक बात आपको याद रखना है, जितने भी महिलाओं से संबंधित अधिनियम है या बाल अपराध से संबंधित अधिनियम है, उनको अपन एक जगह आपको लिख के उन सबको अधिनियम कब पारित हुआ और कब लागू हुआ ये चीजें आप याद रखना अलग से। महिला संबंधी अलग लिस्ट बना लेना और बालकों संबंधी अलग लिस्ट बना लेना और उनको अलग से याद करना, क्योंकि 2-3 प्रश्न तो आपको इन्हीं में से देखने मिल जाएंगे सीधा ऊपर वाला ही, कि स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम कब का है या कब पारित हुआ, तो कौन सा हो जाएगा 1986। तो इस रूप से मैं आपको हर अधिनियम याद रखना है। चलो अगला अधिनियम की बात करें अपन, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986। अब नाम से ही पता चल रहा है स्त्री अशिष्ट रूप, अशिष्ट रूप का मतलब स्त्री का ऐसा चित्र बनाना या ऐसी आकृति बनाना जिससे महिला को आपत्ति हो या महिला के चरित्र को ठेस पहुंचे, तो ये क्या माना जाएगा, अपराध। और इसके लिए भारतीय संसद ने ये अधिनियम कब पारित किया था, रोकने के लिए, यानी ऐसे कार्यों को रोकने के लिए ये संसद द्वारा अधिनियम कब पारित किया गया, 1986 के अंदर। ठीक है, फिर इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य तो नॉर्मल हो जाएगा, महिला के अश्लील चित्रण जिससे उसकी लज्जा भंग हो या जन साधारण के नैतिक चरित्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। एक तो ये बात हो जाएगी कि ऐसे चित्रण से उसकी क्या होती हो, लज्जा भंग होती हो, या फिर दूसरा क्या हो जाएगा, जन साधारण पर उस महिला के चरित्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, और तीसरा हो जाएगा महिला का ऐसा चित्रण जिससे उसका चरित्र क्या हो रहा हो, कलंकित हो रहा हो, तथा दुराचार या भ्रष्टाचार या लोक प्रदूषण या नैतिकता की हानि होने की संभावना हो, अश्लील चित्रण कहलाती है। यानी ये सारी परिभाषा किसकी है, अश्लील चित्रण की। और नॉर्मल रूप से आप इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, यानी ऐसा कोई भी चित्रण जिससे महिला को हर प्रकार से परेशानी होती है, उसका मतलब चरित्र हनन होता है, तो वो सारे क्या माने जाएंगे, अपराध। इस अधिनियम के तहत क्या माने जाएंगे, अपराध। और इसी अधिनियम को बनाने का कारण है कि ऐसी चीजों का बार बार मतलब समाज के अंदर उपयोग नहीं हो, यानी लोग इस कानून के तहत डरे और ऐसा कार्य नहीं करे, इसीलिए ये अधिनियम बनाया गया है। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसके तहत निम्न सजा का प्रावधान है। यानी इस अधिनियम के तहत स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत कौन सी सजा है, तो इसके लिए प्रथम बार अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है, यानी महिला का अशिष्ट चित्रण करता है, तो 2 वर्ष की कैद तथा 2000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, लेकिन अगर व्यक्ति दूसरी बार अपराध करता है तो न्यूनतम 6 माह कैद से लेकर 5 वर्ष तक कैद का प्रावधान तथा 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। यानी कहने का मतलब है, अगर किसी महिला का अशिष्ट चित्रण किसी व्यक्ति ने किया है तो पहली बार अगर अपराध करता है तो न्यूनतम सजा कितनी है, 2 वर्ष कैद तथा 2000 रुपए जुर्माना। और अगर दूसरी बार ऐसा ही अपराध पुनः करता है तब उसके लिए न्यूनतम कितनी सजा है, 6 माह, और अधिकतम कितनी है, 5 वर्ष। ठीक है, अधिकतम कितनी है, 5 वर्ष, और साथ में जुर्माना कितना है, 10,000 से लेकर 1 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। तो इस अधिनियम को भी आपको याद रखना है, छोटा सा अधिनियम है, कोई विशेष बातें है नहीं। अब इसके लिए और याद रखना है, इसके शिकायत हेतु, यानी अगर किसी महिला का अशिष्ट चित्रण किया जाता है तो वो महिला शिकायत कहां पर दर्ज करवाएगी। तो इस अधिनियम के तहत शिकायत हेतु स्थान कौन कौन से तय किए गए, तो इस अधिनियम के तहत आपको पहला तो याद रखना, कहां पर शिकायत महिला दर्ज करवा सकती है, नजदीकी पुलिस थाने में, या फिर कहां जा सकती है, डायरेक्ट जिला न्यायालय में, और या फिर कहां जा सकती है, उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास। यानी जरूरी नहीं है कि महिला डायरेक्ट पुलिस थाने में ही मामला दर्ज करवाए, इसके अलावा और कहां पर करवा सकती है, जिला न्यायालय में भी करवा सकती है या उप निदेशक महिला एवं बाल विकास के सामने भी करवा सकती है। तो ये बात आपको विशेष याद रखना है कि स्त्री अशिष्ट रूप अधिनियम 1986 के तहत मामला कहां पर दर्ज करवाया जा सकता, तो ये 3 स्थान है। ठीक है, तो याद रखना है। फिर है नोट रूप में याद रखना है, शिकायत स्वयं या माता पिता या रिश्तेदार द्वारा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समाज सेवी संस्था के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। ये बात विशेष तौर से याद रखना। यानी इस अधिनियम के तहत महिला अगर स्वयं शिकायत दर्ज करवाना नहीं चाहे तो वो अपने परिजनों के माध्यम से, अपने परिवारजनों के माध्यम से या किसी समाज सेवी संस्था के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करवा सकती है। अगर ऐसा भी नहीं करना चाहे तो फिर वो टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकती है। और टोल फ्री नंबर आपको याद रखना है 1001। ठीक है, और फिर आपको याद रखना है या ऐसे याद रखना है 100 नंबर तो किसके होते हैं, आपके पुलिस के होते ही है। साथ में आगे पीछे लगा देना आपको 1070। क्या लगाना है, 1070। यानी 100 नंबर तो पुलिस के अपन लिखते ही है और आगे कितने लिख देना है, 1070। तो ये क्या हो जाएंगे आपके टोल फ्री नंबर। ठीक है, टोल फ्री नंबर, इस पर भी महिला शिकायत दर्ज करवा सकती है। तो स्थान तो हो जाएंगे ये 3। अब खुद नहीं जाकर रिश्तेदारों के माध्यम से या संस्थाओं के माध्यम से शिकायत, अगर ऐसा भी नहीं करना चाहे तो इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। लेकिन ये किस अधिनियम के तहत है, तो आपको याद रखना, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत ऐसा किया जा सकता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला है सती रोकथाम अधिनियम 1987। कौन सा अधिनियम हो जाएगा आपके, सती रोकथाम अधिनियम 1987। यानी सती प्रथा को रोकने के लिए जो कानून बनाया है उसकी बात करते हैं। यहां पर आपको याद रखना है यह अधिनियम राजस्थान में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1987। और सबसे पहले सती रोकथाम अधिनियम 1987 ये किसने बनाया था, राजस्थान सरकार द्वारा। सबसे पहले पूरे भारत में अलग से किस राज्य में बना, राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया था। और ये राजस्थान में लागू कब हुआ, ये अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ, 2 अक्टूबर 1987 में। यानी राज्य विधानमंडल ने इसको कब पारित किया था, 1987 में, और लागू कब कर दिया था, 2 अक्टूबर 1987। अब इसी कानून को भारत सरकार ने पूरे भारत में लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, एक कह सकते हैं कमीशन गठित किया था। उस कमीशन का नाम कब गठित किया, 1988 में। किस नाम से, द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम 1987। और इस कमीशन ने सेम रिपोर्ट सौंपी कि ये अधिनियम भारत में भी लागू कर देना चाहिए। तो इसी अधिनियम को 1988 में संसद द्वारा पारित करके क्या कर दिया, लागू कर दिया गया। संसद द्वारा पारित करके क्या कर दिया गया, इसको लागू कर दिया गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये अधिनियम सबसे पहले कहां पर बना था, राजस्थान में। और इसी अधिनियम की रिपोर्ट तैयार करने हेतु केंद्र सरकार ने कौन सा कमीशन गठित किया, तो द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम 1987। कब गठित किया था, 1988 में। और पूरे भारत में ये सती प्रथा अधिनियम रोकथाम वाला लागू कब हुआ, 1988 के अंदर। राजस्थान में ये पहले लागू हो गया था। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि बनाया किसने सबसे पहले, राजस्थान सरकार ने ही बनाया था। इसके बाद में सती से तात्पर्य क्या है, तो सती का क्या अर्थ है, तो विधवाओं की जीवित रहने पर पति की मृत्यु पर स्वैच्छिक या मजबूरन जलाने और इस प्रकार किसी समारोह, समारोह का मतलब एक ऐसा बड़ा आयोजन किया जाए, समारोह, और के माध्यम से इसका महिला मंडन किया जाना, यानी महिमा मंडन करना, यानी बड़ा चढ़ाकर पेश करना, इसकी रोकथाम हेतु महिमा मंडल किया, महिमा यानी महिला को मंडित किया जाए। मंडित का मतलब क्या हो जाता है कि उनको मतलब आगे और ज्यादा प्रोत्साहन देना, यानी उनकी क्या कहते हैं अपन, ज्यादा प्रचार प्रसार करना, यानी महिमा मंडन करना उसे कहते हैं। तो यहाँ पर महिला नहीं है, महिमा मंडन किया जाए, इसकी रोकथाम हेतु यह कानून बनाया गया है। कहने का मतलब है कोई महिला पति की मृत्यु के बाद में सती नहीं हो, इसलिए यह कानून बनाया गया है। ठीक है, फिर है दूसरी बात, इसके तहत किसी भी जुलूस के माध्यम से या वित्तीय ट्रस्ट निर्माण करके या मंदिर निर्माण करके किसी भी विधवा स्त्री को सती के रूप में स्मरण करना क्या कहलाएगा, सती प्रथा कहलाएगा।
इसी अधिनियम के तहत, ठीक है। कौन से अधिनियम के तहत? सती रोकथाम अधिनियम 1987 या किसी के तहत। फिर याद रखना नोट रूप में, ये बात विशेष तौर से याद रखनी है, स्वतंत्रता से पूर्व पहली बार यह अधिनियम राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में लागू किया गया था, और उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसे पूरे भारत में लागू किया था 1988 के अंदर। कब लागू किया था? 1929 के अंदर। और कौन सा नियम बनाया था? सती प्रथा नियम 17 के तहत, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। स्वतंत्रता से पूर्व पहली बार किन के प्रयासों से सती प्रथा अधिनियम लाया गया? तो प्रयास किसने किया था? राजा राममोहन राय। यहां पर आपको याद रखना है, राजा राममोहन राय के भाई की मृत्यु के बाद में इनकी राजा राममोहन राय की भाभी को जबरन सती किया गया, यानी सती बनने के लिए मजबूर किया गया। इसीलिए राजा राममोहन राय ने इस कुरीति के खिलाफ आवाज उठाई और लगातार संघर्ष करते रहे, और अपने समाचार पत्र संवाद कौमुदी के माध्यम से इस प्रथा पर प्रहार किया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, और अंग्रेज सरकार को कहा कि भाई इस पर कानून बनाइए। इनके प्रयासों से ही उस समय गवर्नर जनरल था आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसने हस्ताक्षर करके सती प्रथा नियम 17 के तहत एक अधिनियम बनाया और इसे बंगाल में लागू किया। कहां पर लागू किया? बंगाल में लागू किया था 1829 के अंदर। कहां पर लागू किया? बंगाल के अंदर। और इसके बाद में लागू हुआ था बंबई और मद्रास के अंदर। 1930 में हुआ था मद्रास व बंबई के अंदर, जबकि पहली बार कहां पर लागू हुआ था? यह अधिनियम बंगाल के अंदर लागू हुआ था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में है अगला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की बात करें तो घरेलू हिंसा का मतलब है घर के अंदर ही महिलाओं के साथ कोई हिंसा की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है या परेशान किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा अधिनियम संसद द्वारा कब पारित? 2005 में पारित किया गया। फिर इसे पूरे भारत में कब लागू किया गया? 26 अक्टूबर 2006 के अंदर। 26 अक्टूबर 2006 तारीख सहित आपको याद रखना है इसमें। फिर आपको याद रखना है याचिका हेतु प्रारूप का नाम क्या कहलाएगा? तो वो है घरेलू घटना रिपोर्ट। ये बात आपको विशेष याद रखना है। यानी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जो शिकायत दर्ज करवाई जाती है, जैसे अपन सामान्य रूप से कोई मुकदमा दर्ज करवाते हैं पुलिस थाने में, तो उसे अपन कहते हैं FIR। क्या कहते हैं? FIR। उसी प्रकार से अगर घरेलू हिंसा से संबंधित कोई मामला है तो उसकी शिकायत दर्ज करवाई जाती है, रिपोर्ट लिखवाई जाती है। तो वो रिपोर्ट किस नाम से लिखी जाती है? घरेलू घटना रिपोर्ट के तहत दर्ज की जाती है, ठीक है। फिर है याचिका जमा करने हेतु अधिकृत स्थान, यानी कहां पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है? तो पहला तो आपको याद रखना घरेलू हिंसा संरक्षण अधिकारी के पास अलग से बने हुए हैं, ठीक है। फिर आपको याद रखना दूसरा सेवा प्रदाता के पास, और तीसरा हो जाएगा आपके पुलिस थाने में। यानी इन 3 स्थानों पर घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। केवल पुलिस थाने में करवाना जरूरी नहीं है, इन स्थानों पर भी शिकायत दर्ज महिला करवा सकती है। फिर इसके बाद में याद रखना अगला परिभाषा, यानी घरेलू हिंसा किसे मानेंगे अपन, उसकी परिभाषा क्या है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत परिभाषा क्या है? तो यहां पर आपको याद रखना है किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, लैंगिक दुर्व्यवहार, किसी भी प्रकार का शोषण जिससे महिला की गरिमा का उल्लंघन होता हो, या अपमान या तिरस्कार होता हो, या फिर वित्तीय साधन जिसकी वो हकदार है उससे वंचित करना घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। वित्तीय साधन का मतलब है कि उनके आवश्यक वस्तुएं लाना या आवश्यक धन नहीं देना परिवार के अंदर, तो ये भी क्या माना जाएगा? आपसे अपराध माना जाएगा। किसके तहत? घरेलू हिंसा के तहत। या फिर घरेलू संबंध या रिश्तेदारी में किसी भी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिससे स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या शारीरिक अंग को नुकसान पहुंचता हो, वो भी किसकी श्रेणी में आएगा? घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगा। इसके बाद में उपयुक्त सभी कार्य घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं, और जो क्या है आपके एक अपराध है। किस अधिनियम के तहत अपराध है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अपराध माना जाएगा। यानी ये सारे कार्य आपके इस अधिनियम के तहत क्या है? अपराध है। भले ही वो महिला घर की गृहिणी हो, किसी की पत्नी हो या किसी की माँ हो, अगर उसके साथ दुर्व्यवहार होता घर के अंदर ही,
तो ये इन कार्यों के तहत वो क्या माना जाएगा, हिंसा माना जाएगा, ठीक है, यानी अपराध माना जाएगा। इसके बाद में आगे बात करें, ऐसी हिंसा होने की स्थिति में पीड़िता या अन्य कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि घरेलू हिंसा की कोई घटना घटित हुई है या घटने वाली है, तो वह संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता या पुलिस थाने में सूचना दे सकता है। यह बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है नोट रूप में, यानी इसके अंदर यह जरूरी नहीं है कि पीड़िता ही शिकायत दर्ज करवाए, इसके लिए कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है जिसको लगता है कि उसके पास वाले मकान के अंदर या पड़ोस के अंदर कोई ऐसी घरेलू हिंसा की घटना हो रही है और महिला उसकी शिकायत दर्ज नहीं करवा पा रही है, तो कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत कर सकता है अपने आस पड़ोस में, या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। और ये शिकायत 3 जगह दर्ज होती है, मैंने पहले ही बता दिया, एक संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या पुलिस थाने में सूचना दी जा सकती है और इसके तहत वो मामला दर्ज किया जाएगा और उसके तहत समाधान भी किया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसके तहत पीड़िता के अलावा अन्य व्यक्ति भी इसकी शिकायत कर सकता, भले ही वो इसका रिश्तेदार भी मत हो, ठीक है। अगला है, इस अधिनियम के तहत जब किसी पुलिस अधिकारी या संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट है तो पुनः पीड़िता को निम्न अधिकारों के बारे में सूचित करना होगा। यानी अगर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कोई मुकदमा आता है, कोई शिकायत आती है, तो शिकायत के समय इन अधिकारियों का ये कार्य है कि उस महिलाओं को सूचित करे, यानी ये बातें बताए कि ये आपके लिए बातें इस अधिनियम के तहत है, तो इन अधिकारियों को इनके संबंध में सूचना देनी होगी। तो सूचना के लिए तहत क्या है, आपके पीड़ित राहत के लिए आवेदन कर सकती है, जैसा कि आर्थिक राहत या बच्चों के लिए अस्थायी यानी भरण पोषण के आदेश का। कहने का मतलब है, अगर ये आपको बताएगा महिलाओं को कि अगर आप घरेलू हिंसा से परेशान हैं तो आप चाहें तो राहत के लिए आर्थिक सहायता की मांग कर सकती है या फिर अपने बच्चों के लिए भरण पोषण की भी मांग कर सकती है। तो ये सूचना देंगे कौन से, ये अधिकारी देंगे इसको, ठीक है, ताकि महिलाओं को इस अधिनियम की जानकारी हो जाए, उसके अधिकार क्या क्या है उसका पता चल जाए। पहली बात तो ये हो जाएगी। इसके बाद में दूसरी बात, मुआवजे का आदेश अधिकारी जारी कर सकते हैं। यानी अगर महिला मुआवजे की मांग करती है तो ये संरक्षण अधिकारी क्या कर सकते हैं, अगर बात सही है तो महिला के लिए मुआवजे का आदेश भी जारी कर सकती है, तो ये संरक्षण अधिकारी करेंगे। दूसरी बात ये हो जाएगी, ठीक है, यानी ये जानकारी देगी, जैसा महिला चाहेगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में पीड़िता को अवगत कराना, यानी पीड़िता को बताएंगे, सूचना देंगे कि अगर आप मुआवजा चाहती है तो इस अधिनियम के तहत आपको मुआवजा भी दिलवाया जाएगा, इसका भी आदेश हम जारी कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरी बात आपको याद रखनी है, पीड़िता सेवा प्रदाताओं की सहायता ले सकती है, यानी सेवा प्रदाताओं की सहायता से ही अपने कार्य आगे बढ़ा सकती है, यानी कार्रवाई करवा सकती है। फिर अगला हो जाएगा, पीड़िता संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकती है, यानी अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है तो डायरेक्ट पीड़िता संरक्षण अधिकारी से बातचीत कर सकती है, शिकायत दर्ज कर सकती है। फिर निःशुल्क कानूनी सहायता की मांग कर सकती है, यानी इस अधिनियम के तहत महिला संरक्षण अधिकारी से निःशुल्क कानूनी सहायता की भी मांग कर सकती है। तो ये सारे जितने भी अधिकार है ये महिलाओं के अधिकार है, और घरेलू हिंसा के शिकार महिला को ये जानकारी संरक्षण अधिकारी को देनी होगी, यानी इनके बारे में बताना होगा संरक्षण अधिकारी को, ताकि महिला अपने हिसाब से उचित निर्णय ले सके कि भाई उसे क्या करना है। फिर इसके बाद में अगर महिला इन बातों से संतुष्ट नहीं होती है तो वो डायरेक्ट आपके भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत क्रिमिनल याचिका दायर भी कर सकती है। क्रिमिनल याचिका मतलब आपराधिक केस भी दर्ज कर सकती है, आपराधिक केस भी दर्ज करवा सकती है। यानी उपरोक्त बातों से वो संतुष्ट नहीं है या मुआवजा के आदेश से या ऐसे कोई भी कार्य से महिला संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो अन्य तरीके से यानी भारतीय दंड संहिता के तहत डायरेक्ट आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करवा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर इन सुझावों के तहत महिला कोई सुधार चाहती है तो संरक्षण अधिकारी ऐसा आदेश जारी करके उस महिला के पक्ष में फैसला दे सकता है। फिर है दोषी हेतु सजा का प्रावधान। तो अगर दोषी के लिए आपको याद रखना, संरक्षण अधिकारी ने आदेश दिया है कि भाई इसको भरण पोषण के लिए आपको प्रति महीना 10,000 रुपए देने होगा, अगर आदेश दे दिया है और उस आदेश का पालन उसका पति या परिवार वाले नहीं कर रहे हैं तो उन आदेशों के उल्लंघन पर 1 वर्ष की कैद या 20,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है।
यानी संरक्षण अधिकारी ने जो आदेश दिया है, मुआवजे का दिया है, भले ही भरण पोषण का आदेश दिया है, तो भी अगर उसका पालन परिवारजन या पति नहीं करता है तो बाद में क्या सजा का प्रावधान है, तो 1 वर्ष की कैद या 20,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, तो ये बातें भी आपको इसके अंदर याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके किससे संबंधित, घरेलू हिंसा से संबंधित। ठीक है, घरेलू हिंसा में कोई ज्यादा बात थी नहीं, केवल याचिका। एक ये बात विशेष याद रखना, घरेलू घटना रिपोर्ट कहेंगे इसे, जो मामला दर्ज करवाया जाएगा उसके ऊपर आपके एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, क्या लिखा जाएगा, घरेलू घटना रिपोर्ट, और उसके अंदर सारा ब्यौरा होगा। और 3 जगह ये शिकायत वाला, ये भी याद रखना कहां कहां पर शिकायत हो सकती है। और इसके अलावा किसे कहते हैं, ये तो नॉर्मल बात होगी। और अगली बात है कि कहां कहां पर शिकायत होती है। और एक बात ये भी विशेष याद रखना कि अगर पीड़िता खुद नहीं, अन्य व्यक्ति के माध्यम से या अन्य कोई भी व्यक्ति, भले ही उसका संबंधी नहीं हो, वो भी इसकी शिकायत दर्ज करवा सकता है। ठीक है, और बाकी ये सेवा प्रदाता वगैरह जो संरक्षण अधिकारी है, उनके लिए ये कार्य है कि सबसे पहले उस महिला को क्या बताएंगे, उनके अधिकार बताएंगे, अधिकारों की जानकारी देंगे, और अधिकारों की जानकारी के अनुसार जैसा महिला चाहती है उस हिसाब से ये आदेश जारी करेंगे। और जब आदेश जारी किया जाएगा, परिवारजन उन आदेश का पालन नहीं करते हैं, तब उनके लिए 1 वर्ष की कैद या 20,000 के जुर्माने का प्रावधान है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपके घरेलू हिंसा संबंधी अधिनियम। तो इन सारे अधिनियमों को आपको याद रखना है। इनमें से आपको खूब सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर अधिनियम आपके लिए महत्वपूर्ण है और हर अधिनियम से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज्यादा है और उसका जो प्रश्नों का पाठ्यक्रम है वो बहुत ही कम है। इसलिए हर बात को, एक एक बात को अच्छी तरीके से याद करना है। ये जितने भी मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, ये सारे पुलिस की अधिकृत वेबसाइट पर थे, पिछली बार भी मैंने बताए थे, और इन्हीं में से सारे प्रश्न आए थे, और इस बार भी इसी में से आएंगे। और इनको भी मैंने शॉर्ट तरीके से नोट्स रूप में आपको बताकर यहाँ पर ला रहा हूँ, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।